जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग 11th और 12th 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए जो कि हमारा फर्स्ट लेसन है मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, ये हमारा गणित का चैप्टर है और क्लास 12th वालों बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपसे पूछता रहता है। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में सबसे हमारा ये पहला पार्ट है। हम आज इस लेक्चर में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संबंध का सबसे बेसिक स्टार्ट करेंगे। संबंध क्या है, संबंध में मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी घटनाओं को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बारी बारी से करके इसमें हम 2-3-4 वीडियो करके पार्ट करके आपको बनाएंगे। आप सभी लोग अगर नए हैं वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आप सभी लोग एक नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको पूरी तरीके से आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो सके। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आप सबके बीच में सीरीज आने वाली है, जो कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे से आपके बीच आने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके वीडियो को सभी लोग एक्टिव हो जाइए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे शुरू कर लेते हैं। हमारा आज ये रिलेशन के बारे में शुरू करते हैं और रिलेशन के बारे में सबसे पहले हमें उसका बेसिक जो होता है आज हम लोग वो जानेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास संबंध, क्या संबंध होता है, तो संबंध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशन होता है आपके पास, रिलेशन को जानने से पहले देखिए, रिलेशन को जानने से पहले हम सबसे पहले आइए ऑर्डर पेयर, जिसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रमित युग्म। सबसे पहले हम क्रमित युग्म के बारे में जान लें। अगर हम क्रमित युग्म को अच्छे से समझ लेंगे, जिसे हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, अगर हम ऑर्डर पेयर को अच्छे से समझ लेंगे तो संबंध समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है हम उसको समझते हैं। पहले इसके शब्द को अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, ये कह रहा है क्रमित युग्म। क्रमित का मतलब क्या होगा? क्रम से। क्या होगा बच्चों? क्रम से होना चाहिए। युग्म मतलब होना चाहिए जोड़ा। युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा। किसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी दो संख्या या किसी दो वस्तुओं को ले लें जिनका क्रम निश्चित कर दिया जाए, तो ऐसे युग्म संख्याओं को या ऐसे युग्म वस्तुओं को हम क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। बच्चों मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल से जोड़ूं, आपने समुच्चय के बारे में, सेट के बारे में पढ़ा होगा। सेट के बारे में ये पढ़ा होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ से लिख लिया a, b, क्या लिख लिया? a, b लिखा, जहाँ पे a और b कोई दो संख्या हैं या कोई दो वस्तु हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a और b मैंने इसे लिख दिया। तो अगर हम इसको ध्यान से समुच्चय की दृष्टि से देखें, अगर a और b को समुच्चय माने, तो a और b अगर हम समुच्चय को लिख देंगे, ठीक है, तो समुच्चय को हम किसी भी ऑर्डर पे हम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। b, a लिखें, a, b लिखें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि समुच्चय पर क्रम का कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। हम समुच्चय के अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी समुच्चय के अवयव को बालक, अगर यही समुच्चय जो a और b हैं, अगर हम आपसे कहें कि a और b में a और b का स्थान फिक्स कर दिया जाए, मतलब सबसे पहले अगर हम a को लिखें और फिर यहाँ पे b को लिखें, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इनका स्थान निश्चित कर दिया। इस निश्चित स्थान वाले युग्मों को क्या कहेंगे हम लोग? क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म का डिफिनीशन अगर हम देना चाहें तो दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है, एक ऐसा युग्म होता है जिसमें उनका क्रम हमेशा निश्चित होता है। क्या होता है? क्रम हमेशा निश्चित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल पे और जोड़ूं, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों क्लास 9-10th में ही आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में, यहाँ से, ठीक है,
तल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो कार्तीय तल में बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपके वाई डैश और ये आपका एक्स डैश, ये आपका वर्जिन पॉइंट मूल बिंदु है। और आपको ये चीज़ पता है कि ये जो इधर चला गया ये एक्स अक्ष का धनात्मक भाग है, मतलब इधर जितनी भी डिस्टेंस ले जाएंगी सभी डिस्टेंस को यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ऊपर वाले जितनी डिस्टेंस लेंगे सभी डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये वाली जो डिस्टेंस होगी सभी नेगेटिव होंगी, नीचे जो डिस्टेंस होंगी सबकी डिस्टेंस निगात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हम क्या करें, देखिए मैंने ये मूल बिंदु ले लिया और इस मूल बिंदु से अगर हम यहाँ पे चलें, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे माना कि हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे मैंने इसको मान लिया 2,3 है। क्या है बच्चों, 2,3 मैंने एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु को मैंने इस कार्तीय तल पे अगर हम इसको दर्शाना चाहें तो आपको ये पता है कि जो पहला वाला पॉइंट है ये भुज काम करेगा, जिसको हम लोग ये एक्स वाली दूरी होती है, ये दूसरा होता है हमारा कोटि जिसकी हम वाई वाली दूरी होती हैं। तो मतलब जो ये पहला वाला बिंदु है ये एक्स अक्ष पे चला जाएगा और दूसरा वाला जो बिंदु 3 है ये वाई अक्ष पे चला जाएगा। तो एक्स अक्ष पे अगर हम दूरी को देखें कितना हो गया, ये आपके पास 2, ये आपके पास यहाँ पे 2 हो गया। और वाई अक्ष पे ध्यान से देखें तो मान लीजिए यहाँ तक कितना आ गया, 3 गया। तो ये दूरी आपका 2 हो गया और ये दूरी आपका 3 हो गया। तो 2 और 3 मिलकर इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,3। क्या हो गया बच्चों, 2,3 हो गया। अगर हम इसी चीज़ को अगर इस 2,3 के क्रम को थोड़ा सा बदल दें, क्या करें, 2,3 के क्रम को बदल दें, तो बच्चों अगर हम 2,3 के क्रम को बदल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3,2 प्राप्त होगा। क्या होगा, 3,2 प्राप्त होगा। मतलब जैसे ही मैंने क्या किया, इनके ऑर्डर पेयर को चेंज किया, पहले 2 था तब 3 था, अब इसमें क्या करा है, 3 है तब 2 है। अब हम क्या यही क्या 2,3 वाला ये जो बिंदु P है, क्या अगर हम 3,2 कर देंगे तो क्या यही बिंदु पर फिर से आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस बिंदु की स्थिति को यहाँ से इसको चेंज कर दिया। तो स्थिति जैसे मैंने इसको चेंज किया तो उस तल में उस बिंदु की स्थिति भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पहले अब इसमें x हो गया 3, अब इसमें y हो जाएगा आपके पास 2। मतलब x एक्सिस पे हमें पहले 3 दूरी जाना है, फिर आपको y एक्सिस पे आपको 2 दूरी जाना है। तो x एक्सिस पे अगर हम देखें, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 3 हो गया, इसका मतलब ये डिस्टेंस अब पूरा 3 हो गया और ये वाला डिस्टेंस आपको 2 जाना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3,2 हो गया। इसका मतलब हो गया, देखा आपने, जैसे ही मैंने इस पॉइंट को चेंज कर दिया, इसके ऑर्डर को मैंने चेंज किया, क्रम को जैसे चेंज किया, उस निर्देशांक में उस बिंदु की स्थिति भी बदल गई। यहाँ पे 2,3 था तो P बिंदु आता था, जैसे मैंने इसमें 3,2 कर दिया वो बिंदु यहाँ Q बिंदु पर आ गया। इसका मतलब यहाँ से आपने क्या देखा कि बिंदु की स्थिति बदलने पर वहाँ पे स्थान भी उसका बदल गया। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। अतः किसी भी अगर हम तल में अगर किसी बिंदु की स्थिति को दिखाएं और उनकी बिंदु की ऑर्डर पेयर को चेंज कर दें तो उस बिंदु का स्थान भी चेंज हो जाएगा। तो अतः जिन स्थानों पर संख्याओं का, वस्तुओं का क्रम निश्चित कर दिया जाए उन्हें हम क्रमित युग्म कहते हैं। और बच्चों संबंध में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट ऑर्डर पेयर का संबंध निकालना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि संबंध में हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म में बदलाव आया या चेंजिंग आया, तुरंत ही ध्यान रखना संबंध में भी बदलाव आना शुरू कर लेता है। तो चलिए, मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्रमित युग्म के बारे में कुछ कंडीशन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखेंगे, पहला नोट पॉइंट बनाएंगे, क्रमित युग्म के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा A, B। अगर ये क्रमित युग्म में है तब A, B डज नॉट इक्वल, कभी ध्यान रखेगा, B, A। मतलब A, B और B, A अगर ऑर्डर पेयर में हैं तो ध्यान रखिएगा दोनों ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा 3,2 और 2,3 इन दोनों बिंदुओं की स्थिति अलग अलग थी। मतलब दोनों एक दूसरे के, ध्यान रखिएगा, ये इक्वल नहीं होंगे।
तो पहला स्थिति ये आपको ध्यान रखना है कि A कामा B, मतलब अगर कोई दो बिंदु ऑर्डर पेयर में है, अगर हम उनके क्रम को बदल दें तो ध्यान रखिएगा उनका ये इस संबंध भी आपस में बदल जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा आपको हमेशा। यहाँ पे आपको क्या देखना है? क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता मतलब यहां से अगर हम दो क्रमित युग्म लेना चाहें तो दो क्रमित युग्म कब समान होंगे, दो क्रमित युग्म के समानता की क्या स्थितियां होंगी। अगर हम दो क्रमित युग्म लें, उनको हमें बराबर दिखाना है तो क्या ऐसी स्थिति होना चाहिए कि दोनों क्रमित युग्म बराबर हो जाएं। तो बच्चों ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से कि दो क्रमित युग्म में समानता होने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर A कामा B है, एक क्रमित युग्म A कामा B है और हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर है C कामा D, दूसरा क्रमित युग्म C कामा D है। हम दोनों को अगर समानता दिखाना चाहते हैं, दो क्रमित युग्म बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, दो क्रमित युग्म, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, दो क्रमित युग्म समान होंगे। कब समान होंगे? जब उनके लिए कंडीशन रखा जाए क्या? A कामा B इक्वल टू C कामा D। ये दोनों क्रमित युग्म एक दूसरे के बराबर होंगे। कब? जब पहले वाले क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के बराबर हो जाए, मतलब A और C की वैल्यू सेम बराबर हो जाए। क्या? अगर A और C की वैल्यू सेम बराबर हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा ये आपके पास दोनों सेम होंगे और B वाला जो एलिमेंट है वो उसके D के बराबर हो जाए, मतलब B बराबर D। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा दो क्रमित युग्म को समान दिखाना है तो दो क्रमित युग्म के समान होने के लिए पहले वाले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे वाला जो क्रमित युग्म है उसके पहला अवयव के बराबर होना चाहिए और दूसरा वाला इसका अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमेशा ध्यान रखना दोनों क्रमित युग्म बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर हम इस A के स्थान पे C रख दें, B के स्थान पे चूंकि B और D के बराबर हो जाए तो आप ध्यान से देखेंगे C कामा D, क्या ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हो गए? क्या ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हो गए? तो मुझे आपको समझ में आ रहा होगा कि दो क्रमित युग्म को समान होने के लिए हमेशा ये प्रतिबंध है, ये उनके कंडीशन है कि पहला इनका अवयव पहले के बराबर हो, इनका दूसरा अवयव दूसरे वाले अवयव के बराबर हो जाए तो हमेशा ध्यान रखने का क्रमित युग्म समान हो जाएंगे। तो बच्चों इस पे छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं लगवाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से आपको दे दिया क्वेश्चन, यहाँ से मैंने लिख दिया x कामा y इक्वल टू 5 कामा 6 ये दो क्रमित युग्म हैं और कंडीशन कह रहा है कि दोनों ऑर्डर पेयर सेम इक्वल हैं, दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं। तो x और y की वैल्यू बताओ, x और y की वैल्यू बताओ, x और y वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है बालक कि अगर एक क्रमित युग्म है और एक क्रमित युग्म है, दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं तो क्या मैंने कंडीशन बताया था, पहले वाले ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो, मतलब y बराबर 6 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 रख दिया जाए तो ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हो जाएंगे, दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आशा है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ से मैंने लिख दिया 3 प्लस में x कामा y माइनस का 2 इक्वल टू में दे दिया जाए 5 कामा 9 और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगा। तो आप बहुत जल्दी से निकाल के बता देंगे। क्या आपको पता है, क्या पता है बच्चों कि मुझे पता है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, पहला वाला अवयव इस पहले वाले अवयव के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या कि 3 प्लस एक्स इक्वल टू 5 होना चाहिए।
x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इस +3 को उधर दाहिने तरफ भेजेंगे, इस +3 को जैसे उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या होगा, तो y - 2 = 9, y - 2 = 9। इस -2 को अगर हम यहाँ से भेजें उस तरफ, माइनस चिन्ह है तो ये माइनस चिन्ह को उधर भेजेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = 11। तो मुझे ये देखो ध्यान से वैल्यू निकल के चला गया कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 और y की वैल्यू 11, इन दोनों वैल्यू को यहाँ x और y के स्थान पे रख दें तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। क्या ये मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। आगे चलें, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ से मैंने लिख दिया x/2 कामा y - 2/5 = यहाँ से 7 कामा 8, ठीक, 2। ये आपके पास रहा और प्रश्न कह रहा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं, बताइए x और y की वैल्यू क्या होगा। यहाँ x और y की वैल्यू क्या होगा, आप मुझे इसे सॉल्व करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से रफ ऑफ पेन निकाल करके जल्दी से सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मुझे पता है बच्चों कि अगर 2 ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर ये रहा, एक ऑर्डर पेयर ये है, अगर दोनों ऑर्डर पेयर अगर बराबर होंगे तो 2 ऑर्डर पेयर बराबर होने के लिए मुझे पता है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। क्या, x/2 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो ये 7 जाएगा, से मल्टीप्लाई कर लेगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 14, ये आपका x की वैल्यू आ गया। बच्चों आपको पता है दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 2/5 = कितना होगा, 8। उसके बाद ये 5 अपान है, इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, मल्टीप्लाइज हो जाएगा, y - 2, 5 का मल्टीप्लाइज 8 में करोगे तो 5 8 जा 40, 5 8 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, इस -2 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा 40 और ये -2 उधर गया, +2 हो गया। तो हमारा ये आंसर आ गया 42 आ गया। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि अगर x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 42 अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर के बारे में आपको समझाया, मैंने एग्जाम्पल लिया, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अब हम जानते हैं कार्तीय गुणन। क्या जानेंगे बच्चों, कार्तीय गुणन के बारे में जानते हैं। चूँकि संबंध को जानने से पहले आपको हमेशा 2 चीज़ जानना है। क्या जानना है, एक तो सबसे पहले आपको ऑर्डर पेयर समझ में आना चाहिए जिसे क्रमित युग्म कहते हैं। दूसरा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आना चाहिए। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आप संबंध को निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप संबंध को निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, क्या, सबसे पहले हम कार्तीय गुणन को जानते हैं। कार्तीय गुणन क्या होता है, चलिए। कार्तीय गुणन ये होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ से हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं। एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। एक सेट हमारे पास ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है। ए और बी तो समुच्चय हैं। इन समुच्चयों में कुछ एलिमेंट हैं। क्या हैं, कुछ एलिमेंट हैं। मैंने वो कंसीडर कर लिया। एक एलिमेंट ए है जो बिलोंग किसमें कर रहा है, सेट ए से। दूसरा हमारा एक एलिमेंट है बी है जो बिलोंग कर रहा है सेट बी से।
यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल b जो है दो एलिमेंट हैं और ये दोनों एलिमेंट सेट A और सेट B से बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग का मतलब ये उपस्थिति है। यहाँ का मतलब हो गया कि जो A अवयव है वो सेट A में रहेगा, B अवयव सेट B में उपस्थित रहेगा। तो बच्चों ध्यान रखेगा, तो ये अगर ऐसी कंडीशन आ गया तो इनका जो कार्तीय गुणन होगा वो हो जाएगा A क्रॉस B। क्या हो जाएगा? A क्रॉस B हो जाएगा। और A क्रॉस B क्या होंगे? सेट A और सेट B, सेट A और सेट B के एलिमेंट को मिला करके, सेट A और सेट B के एलिमेंट को मिला करके बने जो ऑर्डर पेयर होंगे उन्हें हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन क्या है बच्चों? मैं फिर से आपको बता दूं, दो समुच्चय के अवयवों को क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाए तो हम उसे कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन में हमेशा ध्यान रखना, इसमें मुझे ऑर्डर पेयर बनाना होता है। ऑर्डर पेयर कैसे बनाना होता है? जैसे मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B निकालना है। एग्जाम्पल तो आपको जोड़े यहाँ से हम लोग, मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ से मैंने मान लिया कि A बराबर हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, कुछ सेट हैं जिसमें एलिमेंट कुछ हमारे पास हैं 2 और मैंने मान लिया यहाँ पे 3 है। ये आपके पास हो गए। एक हमारे पास और सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, मैंने मान लिया 1 और 5 है। तो A और B तो सेट हैं, इन दोनों सेटों में कुछ एलिमेंट हैं, कुछ अवयव हैं। समुच्चय A है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, समुच्चय B है जिसमें हमारे पास इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। अब इन दोनों एलिमेंट को मिला के मुझे निकालना है A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B को बच्चों हम इन्हीं A क्रॉस B को कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन को हम लोग क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस का मतलब यहाँ गुणा से तात्पर्य नहीं है, क्रॉस से हम लोग इसको कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का क्या मतलब है बच्चों? A क्रॉस B का मतलब है कि सेट A मतलब समुच्चय A के अवयव और समुच्चय B के अवयव को अगर हम क्रमित युग्म के रूप में लिख दें, उन्हीं को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो कार्तीय गुणन में सबसे पहले A सेट लेना है, मतलब सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट के साथ में कार्तीय गुणन बनाना, ऑर्डर पेयर बनाना है। अगर यहीं पर बच्चों हम कर दें B क्रॉस A, मुझे बताओ क्या बताना है? B क्रॉस A बताओ, तो आपको ये ध्यान होगा सबसे पहले B के अवयव को A के अवयव के साथ में मुझे ऑर्डर पेयर बनाना है। A क्रॉस B में सबसे पहले A के एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, और अगर B क्रॉस से निकालना है तो B के एलिमेंट को A के एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर मुझे निकालना होता है। तो A क्रॉस B क्या होगा? समुच्चय A के अवयव को समुच्चय B के अवयव के साथ में हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म निकालेंगे। देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें A के सेट में कौन है? 2 है, तो इन 2 का इसके दोनों के साथ में, 2 का 1 के साथ में और 2 का 5 के साथ में यहाँ पे ऑर्डर पेयर निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2,1, फिर लिखेंगे 2,5। क्या देखो, इस 2 का दोनों के साथ निकल गया। और सपोज कीजिए अगर B में कुछ एलिमेंट और होते हैं, कुछ अवयव और होते हैं, तो हम उनके साथ भी उनका ऑर्डर पेयर निकालते हैं। अब आगे क्या है? 3 है, तो इस 3 का इनके दोनों के साथ निकलेगा, 3 का 1 के साथ निकलेगा, तो 3,1 हो गया। फिर इस 3 का 5 के साथ निकलेगा, 3,5 हो गया। तो ये पूरा मिला के लिख दिया जाए तो ये हमारा A क्रॉस B हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये A क्रॉस B हो गया। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब अगर हम यहाँ से B क्रॉस A निकाल रहे होंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? अब इस ऑर्डर पेयर में लिखना मुझे ऑर्डर पेयर ही है, क्रॉस निकालने में ध्यान रखेगा मुझे क्रमित युग्म में ही लिखना होता है, पर उनका क्रम का मुझे ध्यान रखना होता है। इसमें देखिए B क्रॉस A कह रहा है, मतलब B के एलिमेंट को, B के अवयव को A के अवयव के साथ में मुझे क्रमित युग्म बनाना है। क्या बनाना है? क्रमित युग्म बनाना है। लेकिन इस क्रमित युग्म में सबसे पहले जो अवयव रखे जाएंगे वो किसके रखे जाएंगे? B के रखे जाएंगे, क्योंकि B वाला यहाँ पे पहले है। तो चलिए B का क्या है? 1 है, तो 1 का दोनों के साथ निकालना है। इस 1 वाले अवयव का दोनों के साथ निकालना है, तो 1 का 2 के साथ निकालोगे, ये हो जाएगा 1,2।
फिर 1 का 3 के साथ निकालोगे, ये हो जाएगा 1,3। ठीक है, तो 1 का और आगे इसमें कुछ एलिमेंट है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 का दोनों के साथ निकालेंगे। तो 5 का 2 के साथ निकालोगे, 5,2 आ जाएगा। फिर इस 5 का 3 के साथ निकालोगे, 5,3 आ जाएगा। और यही हमारा ये ऑर्डर पेयर रहा, ये हमारा कार्तिक गुणन रहा। क्या ये मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? आशा है कि आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। आप सभी लोग पेन कापी लेकर बैठें। वीडियो लेक्चर देखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे नोट्स अच्छे से नहीं बनाएंगे। जब तक कठिन परिश्रम मेहनत नहीं करेंगे बच्चों, तब तक ध्यान रखिएगा सफलता मिलना बहुत भारी है। इसलिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम आप सबके पास आ रहा है। क्लास 12th के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, मेहनत करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। तो मुझे आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। आगे हम चलते हैं। अगर इसमें देखिए चलिए, अब यहाँ से इनके लिए कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट क्या ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ से ये ध्यान देंगे, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है ए है, और उस सेट ए में हमारे पास क्या है, रिक्त एलिमेंट, मतलब रिक्त समुच्चय है। सपोज मान लीजिए एक सेट है, एक समुच्चय ए है, और वो क्या है, एम्प्टी सेट है, बोले तो रिक्त समुच्चय है। अगर वो रिक्त समुच्चय हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप क्या करोगे, इसको मान लो क्या हुआ, ये फाई है। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट है बी है, और वो भी क्या है, ये भी आपके पास एक रिक्त समुच्चय है। अगर ए और बी दो सेट हैं और दोनों के दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, इनका जब भी क्रॉस निकालेंगे तो इनका क्रॉस भी एक तरीके के हमेशा रिक्त समुच्चय ही होगा। क्या होगा, हमेशा एक रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट ही होगा। क्या होगा बच्चों, एम्प्टी सेट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में ध्यान देंगे आप, मान लीजिए ए क्या है, ए जो सेट है वो आपका एम्प्टी सेट है, और यहाँ से बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब बी जो है वो एम्प्टी रिक्त समुच्चय नहीं है। ए क्या है, रिक्त समुच्चय है। बी डज नॉट इक्वल 5, इसका मतलब निकला बच्चों कि बी जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। इसका मतलब बी समुच्चय में कुछ एलिमेंट हैं, कुछ भी होगा, 2 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी एलिमेंट है, ये रिक्त नहीं है, खाली सेट नहीं है, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है जरूर। तो ध्यान रखिएगा, इस पोजीशन पे अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो इनका जो ए क्रॉस बी आएगा, ध्यान रखिएगा, वो भी क्या आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। इनका एक क्रॉस भी निकालेंगे, ये भी एक रिक्त समुच्चय ही आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम तीसरा पॉइंट आपको बता दें, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, मान लीजिए आपका जो सेट ए है, वो क्या है, यहाँ से डज नॉट इक्वल एम्प्टी सेट, मतलब सेट ए समुच्चय ए है, वो रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट हैं, बट b इक्वल टू 5, मतलब b यहाँ पे एम्प्टी सेट है, खाली समुच्चय है आपके पास। फिर इस पोजीशन पे अगर हम बच्चों a क्रॉस b निकालें, तब भी हमारा a क्रॉस b क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, a क्रॉस b हमारा आपके पास 5 हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशनों को ध्यान रखिएगा कि अगर a और b समुच्चयों में, इन दोनों सेट में अगर कोई एम्प्टी हुआ, कोई एक भी हुआ, अगर दोनों हो गए तब भी 5 होगा इनका क्रॉस, एक होंगे तब भी 5 होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये आप नोट्स बना करके जरूर निकल लेंगे। आशा है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी में नंबर फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी में यहाँ से हम लोग नंबर फाइंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। हमें अगर ए क्रॉस बी में संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनके लिए फार्मूला ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने ये कंसीडर कर लिया, मैंने माना हमारे पास एक सेट है, क्या है, एक सेट ए है, और इस सेट में कुछ एलिमेंट हैं। क्या एलिमेंट हैं, मैंने मान लिया सेट है
और इस सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं। क्या है? कुछ एलिमेंट हैं। वो एलिमेंट को मैंने मान लिया हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? यम एलिमेंट है। मतलब यम अवयव का एक समुच्चय है। इसमें ऐसे डैश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट हैं, वो ए बी सी पी क्यू आर एस ए 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, मैं उसको यहाँ पे दिखा रखा हूँ। इसको मैंने मान लिया कितने यम एलिमेंट हैं। फिर मैंने क्या किया, एक सेट मैंने मान लिया हमारे पास, एक सेट और है बी। एक सेट कौन है? बी है। इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं। मैंने डॉट डॉट दिखा दिया, इसका मतलब इसमें कुछ एलिमेंट हैं, ये खाली नहीं है, इसमें कुछ अवयव हैं। तो कुछ अवयव को मैंने मान लिया कितने हैं? यन अवयव हैं। कितने अवयव हैं बच्चों? यन अवयव हैं। तो अगर हम पूछें ए क्रॉस बी निकालें, अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो इनके ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, m क्रॉस n। क्या? m क्रॉस n, मतलब यम और यन का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। क्या? यम और यन का यहाँ आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो मुझे पता चल जाएगा इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या? कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें, यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ से देखिए मैंने कंसीडर कर लिया, माना एक सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। एक सेट हमारे पास और है, बी है, और उस बी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5, और इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 3। तो अगर हम बच्चों इनका क्रॉस निकालें, क्या निकालें? इनका अगर हम क्रॉस निकालें तो इनके क्रॉस में कितने एलिमेंट आएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका यम का वैल्यू, ये हो गया आपका यन का वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो m क्रॉस मल्टीप्लाइजन होता है, तो मतलब 5 और 3 का मल्टीप्लाइज कर दोगे तो पता चल जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 15। मतलब इस सेट में हमारे पास 15 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कितने? 15 ऑर्डर पेयर बन पाएंगे। मतलब इसमें 15 क्रमिक युग्म होंगे। क्या ये मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही है? तो आपको क्या ध्यान रखना बच्चों कि अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट हैं तो उनका अगर हम क्रॉस निकालेंगे तो उस क्रॉस में कितने एलिमेंट, कितने ऑर्डर पेयर बन पाएंगे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा m इंटू n के बराबर ऑर्डर पेयर वहाँ पे बन पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग इसमें चलें। देखिए, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में फिर से लेक्चर बनाते हैं, और उसमें आपको हम लोग पूरा डिटेल तरीके से संबंध के बारे में पढ़ाएंगे। संबंध क्या होता है पूरा डिटेल्स लेकर आते हैं। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।